हेलो एवरीवंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम सभी मध्यकालीन भारत का इतिहास के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ये प्रश्न आपके पूछे गए हुए ही हैं, इसलिए स्क्रीन को थोड़ा सा मैं लार्ज करता हूँ। आज का जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में नंबर 1 टॉपिक आपका रहेगा अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। क्या है आपका? अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय है। आइए इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो प्रश्नों को पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय है। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल था। अब ये जो मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, ये जो मोहम्मद गौरी वाली जो कहानी है आप लोगों को हम सुनाएं, तो यही राजा जयचंद जो मोहम्मद गौरी से पराजित हुए, इन्होंने ही मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ठीक है, यही राजा जयचंद थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। इन्होंने सोचा था कि ये आएंगे, मोहम्मद गौरी को हम बुलाएंगे, ये आकर के पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे और हमको राजा बना देंगे। लेकिन मुगल जो थे वो बहुत कई गुना आगे थे अपनी सोच से। उन्होंने कहा जब तुम अपनों के नहीं हुए, अर्थात जब तुम भारतीयों के नहीं हो सके, अपने घर के नहीं हो सके, तो तुम मेरे क्या होगे? इसलिए हम तुमको भी परास्त करते हैं, तुमको भी हम मार देते हैं। यही नीति आगे चलकर अंग्रेजों ने भी अपनाई थी भारत में। अंग्रेजों ने भी भारतीय लोगों को सेनाओं में भर्ती किया, उनको लालच दिया लोगों की मुखबरी करने के लिए, और बाद में जब उनका काम हो जाता था तब उनको मार देते थे करा। इसलिए क्या कहा गया? क्या तुम जयचंद बन गए हो? जयचंद मतलब दुश्मन से जाकर के गले मिल लेना, उसको जयचंद कहते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था, राज्यपाल था। मोहम्मद बिन कासिम था क्या था? अरब आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। कौन था? भीम शासक था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो ये किसने किया? लेन पोल ने किया था। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। अब देखिएगा यहाँ पे मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ये देखिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए अब इनको देखते हैं। यहाँ पे मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीता था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब हम तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बताते हैं। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जान से नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो भारतीय थी, उनके अंदर दया था, दया की भावना थी, निर्मम उनका हृदय निर्मलता से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था। इसलिए उन्होंने युद्ध में हरा दिया 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में, लेकिन मारा नहीं था। पुनः 1 साल बाद मोहम्मद गौरी सेना एकत्रित करता है और आकर के मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में युद्ध लड़ता है, और उसी में पृथ्वीराज चौहान हारे जाते हैं और बंदी बनाए जाते हैं और मारे जाते हैं आगे चल के। तो ये है कहानी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्यों हारते हैं, ये भी एक कहानी सुनिएगा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी
वो राजपूतों से भरी हुई सेना थी, राजपूतों से भरी हुई सेना थी। मोहम्मद गौरी ने जाकर के उन राजपूतों में से फूट डाल दी, कुछ को खरीद लिया कि हम तुमको इतना रुपया देंगे या हमारी सेना में भर्ती हो जाएगा, हम इतना देंगे, तुम युद्ध करो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, लेकिन मेरे लिए युद्ध लड़ना, तुम वहां पे अपनी सेना का तुम सर्वनाश करना। यही हुआ। पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध अर्थात 1192 में राजपूतों के छल के कारण पराजित हुए और अंततः मारे गए। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय और अणोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? अलाउद्दीन मशहूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना वाला काल है 1206 से 1526। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया कौन था? इब्राहिम लोदी। 1526 में जो है ये मारा जाता है इब्राहिम लोदी। हुमायूं के हाथ बाबर के हाथों जो है ये युद्ध में जो है इकलौता जो ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध में मारा गया है, ये 1526 में, ठीक है, ये मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये मारा जाता है। आगे चलते यहां से गुलाम वंश की नींव पड़ गई। अब देखिए मोहम्मद गौरी जो था वो भारत में आक्रमण करता हुआ आया, ठीक, वो केवल आक्रमण करने के उद्देश्य से आया था। उसने सोचा था कि हम यहां पर आएंगे, केवल देश में जो भी सोना चांदी होगा केवल उसको हम केवल लूटेंगे और मतलब चलते बनेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ के शासक जो हैं, यहाँ के लोग, उनकी आपस में ही नहीं बनती है, एक दूसरे को मारने के लिए हम जैसे लोगों को आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं, तो क्यों ना इस पर जो है हमें शासन करना चाहिए, इस पर हमको राज करना चाहिए। वही जो है मोहम्मद गौरी ने किया और अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां पर वो छोड़ गया। किसको छोड़ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को वो छोड़ गया, जिसने शासन किया 1206 से 1210 तक। जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश के जो है प्रथम सुल्तान के रूप में जो इसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी देखिएगा यहाँ पे सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। गुलाम का गुलाम यानी गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है? ये इल्तुतमिश को कहा गया है। भारत की वह मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने? इल्तुतमिश ने किया था। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारियों में देखते हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था बलबन ने। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था कौन? बलबन विश्वास करता था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खान था। कौन था? तुगरिल। सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था वो सुल्तान था बलबन था। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया उसका नाम था बलबन था। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा एक विशेष सेना को नियुक्त किया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से जब वो भेंट करता है, जलालुद्दीन खिलजी जब उसके लिए 1000 दिनारी वाला हिजड़ा उसके लिए खरीद के जब लाता है, उसको क्या कहते थे? 1000 दिनारी उसका नाम था। यानी क्यों? क्योंकि उसको 1000 दिनार में उसको जो है खरीद के लाया था। और जब उसको जो है कहता है कि ये तुम्हारे लिए नायाब तोहफा लाया हूं, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है अच्छा मैं इसको टेस्ट करना चाहूंगा। उसने कहता है कि मार दो सबको, वो मार देता है। साथ अलाउद्दीन खिलजी भी जो है धोखे से अपने चाचा अर्थात जलालुद्दीन खिलजी की जो चाकू खोप करके हत्या कर देता है और 1296 में गद्दी पर बैठ जाता है दिल्ली की। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की।
अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या है, गुजरात है, रणथंबोर है, चित्तौड़ है और फिर है वारंगल। अब ये चित्तौड़ वाली भी कहानी बहुत ही गजब की कहानी है। इसमें राजा चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह होते हैं और उनकी पत्नी होती है पद्मावती। उनकी पत्नी होती है पद्मावती। वो चित्तौड़ पर केवल आक्रमण करने जाता है, केवल पद्मावती के चक्कर में जाता है। नतीजा पद्मावती तो उसको नहीं मिलती है, लेकिन चित्तौड़ उसके कब्जे में जरूर आ जाता है। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकती शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा ग्रह का लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, कौन सी? सिंध सीमा थी। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहते हैं, जौनपुर, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक था। अब ये जो है 1000 दिनार की जिसकी हमने बात किया था, उसका क्या नाम था? मलिक काफूर नाम था। क्या उसका नाम था? मलिक काफूर था। एक हिजड़ा था वो, जिसको 1000 दिनार में खरीदा था। जलालुद्दीन खिलजी ने खरीदा था। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी हुई थी किससे? तुर्क से। अब आते हैं तुगलक वंश में। ये जो PYQ आया हुआ है तुगलक वंश का, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे PYQ तुगलक वंश का है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही मुगलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक वंश था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पहज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खरा तथा दारुल शफा की स्थापना किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, उसका नाम था फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक था। अब देखिए ये जजिया कर क्या था? ब्राह्मणों पर जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। आप कोई भी धार्मिक कार्य करते थे तो उस पर ये जो है लिया जाने वाला एक कर था, जजिया कर। ठीक है, जिसको आगे चल के जो है आपके अकबर ने इसको हटा देता है जजिया कर, लेकिन फिर आगे चल के जो है औरंगजेब इस पर पुनः जो है इस पर जजिया कर लगा देता है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों की सहायता दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नासिरुद्दीन महमूद के तुगलक काल में। अब बात करते हैं यहां पर तैमूर का, यहां पे नाम आए तो तैमूर का नाम था तैमूर लंग। क्या नाम था उसका? तैमूर लंग। अब लंग उसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उसकी केवल एक टांग थी, केवल उसकी एक टांग थी। जब ये 1398 में, कितने में? 1398 में जब ये दिल्ली में आया, यानी भारत में जब आक्रमण करने के लिए आया, उस समय ठीक है नासिरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली का सुल्तान था। इसके बारे में तैमूर लंग की केवल एक टांग थी और इसने दिल्ली में इतना उत्पाद मचाया, इतना मारकाट किया, इतना लूटपाट की कि इतिहासकार लिखते हैं कि 6 माह तक दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार पाया। इतनी लाशें पड़ी थी सब जगह कि परिंदा भी जो है वहां पे सांस नहीं ले पाए। गिद्ध नोचे तो कितना नोचे गिद्ध,
6 माह तक जो है वहां पर केवल गिद्धों का ही काल रहा है, केवल लाशें खाई हैं गिद्धों ने केवल। इतना बुरा हाल कर दिया था तैमूर लंग ने। जब उसकी केवल एक टांग थी, सोचो अगर उसकी 2 टांगे होती तब वो क्या क्या कर डालता भारत के साथ। और ये सब हुआ क्यों? जयचंदों की वजह से। क्योंकि अपने भारत में आज भी हम वर्तमान की भी बात करें, लोग दिल्ली की सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के भी साथ हाथ मिला सकते हैं दिल्ली की सत्ता पाने के लिए, चीन के भी साथ हाथ मिला सकते हैं दिल्ली की सत्ता पाने के लिए। बहुत सत्ता पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तुगलक वंश ने किया था। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया था सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, यह कहा था बहलोल लोदी ने। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था सिकंदर लोदी था। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला में देखते हैं सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। अब देखो भैया क्या नाम आया यहां पे? बख्तियार काकी नाम आया, यानी कि बख्तियार खिलजी कुतुब सूफी संत। इसको देखो बताया जा रहा है भारत के इतिहास में इस क्रूर व्यभिचारी को जो है सूफी संत की संज्ञा दी जाती है। बख्तियार काकी अर्थात बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत और मध्य भारत की एक विशालतम यूनिवर्सिटी थी, जहां पर विश्व के कई देशों के लोग जैसे जापान, थाईलैंड, चीन, कोरिया, इन लोगों से लोग वहां पर जो है अध्ययन करने आते थे। बख्तियार काकी यानी बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गया। उसने भारत के वैद्यों से दवाई नहीं लेना स्वीकार किया, कहा कि हम भारत के वैद्यों से दवाई नहीं लेंगे। अब उसकी जान बचानी जो है निर्भर जरूरी था। तब वो जाते हैं वहां पे, तो वहां पर एक आचार्य थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुरान दी मतलब, और कुरान के प्रत्येक पृष्ठ पर जो है दवाई का लेप कर दिया। प्रत्येक पृष्ठ पर जो है दवाई का लेप कर दिया। क्योंकि आदत होती है हम सभी की भी, जब भी हम लोग किताब को जब पढ़ते हैं तो हल्का सा मुंह में थूक लेकर के पेज को जो है पलटने की आदत होती है। तो उस आचार्य ने क्या किया? कुरान के प्रत्येक पेज पर जो है दवाई का लेप लगा दिया। अब वो बख्तियार काकी को दे दिया, अर्थात बख्तियार खिलजी को जाकर के दे दिया गया कि आप इसको जो है पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। अब बख्तियार खिलजी ने जो है कुरान को जो पढ़ना शुरू किया, प्रति पेज को जो है वो जो है थूक लगा करके जो है पेज पलटता गया। अब वो धीरे धीरे एकदम क्या हो गया? ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो बख्तियार खिलजी के दिमाग में एक उपज आई कि जब एक किताब मुझको, वहां का एक आचार्य की दी हुई किताब मुझको बिना कोई दवाई दिए मुझको ठीक कर सकती, तो इस नालंदा विश्वविद्यालय में लाख सैकड़ों किताबें, हजारों किताबें हैं, तो ये लोगों का कितना भला कर सकती हैं। इसलिए उसने जाते जाते 1210 के करीब उसको नष्ट कर दिया पूरी तरह से। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी मतलब, और इसको सूफी संत की संज्ञा दी जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया था 1194 में। सुल्तान गढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ताजमहल भवन का निर्माण बलबन ने। जमात खाना मस्जिद भवन का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मिरात ए सिकंदरी के लेखक जो हैं ये गुजरात विजय पर है। ये बुरहान ए माशिर बहमनी के अहमद नगर का इतिहास है। इसमें रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंशा महमूद गवा के पन्नों का संग्रह है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों द्वारा।
चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोली वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने कराया था। जयसिंह द्वितीय ने सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार साहित्य कृति जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं। कौन सा? हरिकेल नाटक। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजदी ने। ग्रंथ है उसके रचना रस कौमुदी के लेखक श्रीकंठ है। राग विबोध के लेखक सोमनाथ है। चतुर्दंडी प्रकाशित के लेखक है वेंकट रमन यानी वेंकट मखिन। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानपुर कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अल बिरूनी ने। फक्र ए मुदाब्बी द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब उल हर्ब था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है अल इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा गया है नन्ने के द्वारा। पुस्तक और उनके लेखक तबकात ए नासरी मिनहास उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। ताज उल मासिर के लेखक है हसन निजामी। तारीख उल हिंद के लेखक है अल बरूनी है। तुगलक नामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। यहाँ पे देखिएगा मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। दोमोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ की रचना है राग विबोध। अमीर खुसरो की रचना है अशिका। तबगात ए नासरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज जसजानी। तारीख है फिरोज शाही शम्स ए सिरज अफीब। तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राज्यवंश देखिएगा संगम वंश की जो संगम वंश था वो 1336 से 1485 तक रहा, जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने किया था। सालू वंश 1485 से 1505 तक रहा, जिसकी स्थापना नरसिंह सालू ने किया था। तुलु वंश 1505 से 1570 तक शासन किया, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। आरवीड वंश 1570 से 1649 तक रहा, जिसकी स्थापना तिरुमाल ने किया था। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। किसने? जैनुल आबदीन। इसीलिए इसको जो द्वितीय अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय ठीक है, इसको जो है अकबर जो है के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565। कब हुआ था? 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में राजस्थान जिसे भारत का शिराज समझा जाता था जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान किया था? वो कौन थे? वेंकट द्वितीय थे, उनका नाम था वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभिमानों का वर्णन करने वाली कवित्री हैं गंगा देवी हैं। कौन है? गंगा देवी हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने अ फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य का नाम है किसके? विजयनगर साम्राज्य का इसमें नाम दिया है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन संप्रदाय और उनसे संबंधित संत चिश्ती संप्रदाय शेख हमीउद्दीन नागौरी। सुरावदी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरहिंदी। कायरी संप्रदाय शेख दाऊद किरमानी। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। क्या नाम था उसका? हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है फरीदुद्दीन गंज ए शकर
शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी संप्रदाय जो है विरुद्ध था। ये सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। शाह मोहम्मद गौस कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य महाप्रभु के। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह की याद में। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछी जा, कथन है रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे कौन? नामदेव। मलुकदास एक संत कवि थे, कहाँ के? कड़ा के थे, ध्यान रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती थे क्या? सूफी संत में ये थे। सल्तनत काल विविध, देखते हैं यहाँ पे। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक था कौन? हुसैन शाह। राणा हमीर और उनका राणा हमीर जो है मेवाड़ राज्य से संबंधित थे। राणा चुंडा मारवाड़ राज्य से। मलिक राजा फारूकी खान देश से थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर से संबंधित थे। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था, वो कौन सा था? बसरा भाग जो है नहीं था। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कहां? 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज़े मुमालिक। अब देखते हैं बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का आक्रमण, मुगल वंश की स्थापना। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था किसने? दौलत खान ने दिया था। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी में जो है बाबर ने जो है तोप चलाई थी। किसने पहली बार तोप चलाई थी? और इसी में इब्राहिम लोदी जो है 1526 ईस्वी में मारा गया था युद्ध में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था राणा सांगा। ठीक है, युद्ध में बाबर ने हराया था। ठीक, किसको? राणा सांगा को जो है 1527 में खानवा के युद्ध में हराया था। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी कहां? काबुल में। अब बात करेंगे यहाँ पे हुमायूं एवं शेर शाह की। अब शेर शाह से पहले जो है थोड़ा सा एक शेर शाह के बारे में उत्पत्ति है कि यदि शेर शाह की मृत्यु ना होती तो भारत में मुगल काल की जो स्थापना जो था मुगल वंश वो ना हो पाता, क्योंकि जब तक शेर शाह भारत में रहा तब तक हुमायूं जो है भारत के दूसरी राज्यों में घूमता रहा, कंधार में घूमता रहा, काबुल में घूमता रहा। भारत में जो है उसकी एंट्री पूरी तरह से अवैध हो गई थी। लेकिन जैसे ही शेर शाह जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनः जो है हुमायूं भारत पे गद्दी धारण कर लेता है आकर के। शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी वो था शेर शाह। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेर शाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला पूना का निर्माण किया था शेर शाह ने। शेर शाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। रही शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे, कहां से? मारवाड़ से। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था किसने? शेर शाह ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर। अब 1545 में ये कालिंजर के किले में इसकी मौत हो जाती। कैसे मौत होती है? ये तोप चला रहा था, उस तोप का नाम था उक्का नामक आग्नेयास्त्र। ये उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, तो जैसी उससे जो है गोला दागता है, वो गोला जा करके कालिंजर के फाटक से लड़ता है और पुनः वो गोला बैक मार जाता है, आकर के इन्हीं के ऊपर, यानी अर्थात ये जहां पर होते वहीं पे आकर के फट जाता है गोला, जिसकी वजह से इसकी जो है मृत्यु होती है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि शेर शाह सूरी
कलिंजर के युद्ध कलिंजर किले को जब ध्वस्त कर रहा था, कौन सा अस्त्र चला था? उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप संबंध करेंगे किससे? शेरशाह से। ये शेरशाह ने ये एक वाक्य दिया है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये जो कालिंजर की बात यहां पे कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे कालिंजर की बात कर रहा है, क्योंकि कालिंजर के चक्कर में इसलिए अपना पूरा साम्राज्य खो देता है और साथ में अपने आप को भी खो देता है। ये दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, उसके आर कानून गो ने। चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में या भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता। इन दोनों युद्धों में हुमायूं जो पराजित हुआ था और शेरशाह सूरी विजय हुए थे। तालीकोटा या मच्छी का युद्ध जो है ये 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य इसी के बाद जो संगम वंश का जो है उद्भव जो हुआ था वो नष्ट हो जाता है। 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध होता है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बै उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था। किसने? राजत तरंगनी ने किया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, मनसबदारी व्यवस्था थी। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खानसूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अब बात करेंगे यहां पे हम हल्दी घाटी का युद्ध जो आपके 1576 में होता है, जिसमें जो है महाराणा प्रताप जो है अकबर की सेना के हाथों जो है पराजित होते हैं। अब वो पराजित क्यों होते हैं मैं फिर वही कारण बताऊंगा, क्योंकि वो जयचंदों की वजह से पराजित होते हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप की जो सेना में जो राजपूत होते हैं वही जाकर के अकबर से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेना कमजोर होती है, वो पराजित होते हैं। लेकिन पराजित होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करना पसंद नहीं किया। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप जी। वो जंगलों में घास फूस की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन महलों में बैठकर गुलामी पसंद नहीं की, अर्थात मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप जी। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरविजय सूरी। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है बादशाह अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। अकबर के इस राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकोंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की, तो वो था मेवाड़। ये मेवाड़ एक ऐसा राजा था जिसने जो है अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की, और यहीं के वो थे कौन? महाराणा प्रताप। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहो। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वहां थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में से अनपढ़ था राजा अकबर। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा वो था अकबर था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1761 में
पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1605 में, अकबर की मृत्यु होती है। अकबर की मृत्यु पर यह कहा जाता है कि उसको जो है पेचिश रोग हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो उसकी मृत्यु हुई थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया उसका नाम था अहमदनगर। जहांगीर एवं शाहजहां से संबंधित प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछे गए हैं आपके विभिन्न राज्यों में। ये देखिएगा विभिन्न, ये यूपी पीसीएस 2023 में भी पूछा गया है ना, सारे प्रश्न इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वह शाहजहां की उपाधि प्राप्त किया था 1617 में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था वह था जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर के किले में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी किसको? विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के शासन में। यानी कि चित्तौड़ की जो संधि जो मेवाड़ के राणा के बीच में जो हुई वो कब जाकर हुई? जाकर के जहांगीर के मध्य, यानी जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई उसके बाद उनके वंशजों के बीच में हुई, मेवाड़ के राणा के मध्य में। यानी उनके जीते जी जो है चित्तौड़ अधीनस्थ में नहीं गया। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था वो थे गुरु अर्जुन देव थे। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट था। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी फ्रांसिस्को पल्चर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया था वर्नियर ने। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था किसने? कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की उसका नाम था क्या? शाहजहां था। अब बात आती है ये औरंगजेब की। सबसे कट्टर जो है राजा ये हुआ है औरंगजेब, सबसे क्रूर राजा ये हुआ है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालक्रम घटनाएं वर्ष बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658, धर्मत में विजय अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658, देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659। अब बहुत ही ध्यान से देखें, कितना बारीकी से देखेगा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इनका सही वर्ष नहीं पता है तो क्या हो जाएंगे प्रश्न? पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658, धर्मत में विजय अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658, देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। दारा शिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था किसने? औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए एक हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वर दास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा? वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था वो था औरंगजेब था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको साहिबाद उस जमाने की उपाधि प्रदान किया था? जहांरा। जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था किसके? और अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। अब हम बात करेंगे, ठीक है, चलिए। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर यानी भगवान का एक दूत होता है धरती पर, उससे जो है औरंगजेब को जाना जाता है।
औरंगजेब के बारे में एक और जो है इतिहासकार जो है लिखते हैं कि औरंगजेब जो था वो अपने पिता अर्थात शाहजहां को 1658 में कैद कर लेता है और जेल में डाल देता है। क्या करता है? भी पिलाते, जो मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को पानी पिलाते हैं। तुम तो ऐसे निकम्मे औलाद हो कि तुम जिंदा में ही हमें मारे डाल रहे हो। चलिए पढ़ते हैं आगे। उत्तरवर्ती मुगल। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था, शाह आलम द्वितीय। संकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724 में हुमायूं ने वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वो थे अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो कौन सा? चित्रकला। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आपके ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया था? माहम अनगा के द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय राजमहल कहलाता है, राबिया उद दौरानी का मकबरा, ये कौन थी? शाहजहां की पत्नी थी। ये कौन थी? शाहजहां, वो सॉरी औरंगजेब की बीवी है। ये कौन? राबिया उद दौरानी औरंगजेब की बीवी है। ये ध्यान रखिएगा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। 1526 में जब वो युद्ध होता है तो ये हुमायूं का सेनापति था, बाबर का सेनापति था। बाद में इसको आगे हुमायूं की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसी ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। अयोध्या मंदिर जो अयोध्या में स्थित राम मंदिर था उसको इसने ध्वस्त किया था और उसी के ऊपर जो इसने मस्जिद बनवाई थी। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है कौन है? बाबर नहीं। बाबर का मकबरा कहां है? लाहौर में। ठीक है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंदिर स्थापित किया गया था जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नाजिर उज जमा की पदवी दी थी उसका नाम था अबुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार
विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है विलियम फिंच ने। गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे अकबर। तबगात ए अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था जैबुन्निसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था वो थे शाहजहां के। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया है। इस संकलन को कहते हैं क्या? रज्मनामा कहते हैं। पुस्तक है और लेखक है दलाइल ए फिरोजशाही के लेखक है अजाउद्दीन खालिद खान। मुंशत ए मेहरू के लेखक है आइन उल मुल्क मुल्तानी। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ। फिर यहाँ पे कवित्री है उनके पुस्तक है। गंगाबाई की पुस्तक है देवी त्रिया निषेध। दयाबाई की पुस्तक है विनय मालिका। सहजोबाई की पुस्तक है सहज प्रकाश। सोन कुमार की पुस्तक है स्वर्ण बेली की कविता। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिको। मुगलों की सरकारी भाषा थी कौन सी? फारसी थी। हशम निजामी नुश के दिलखुशा। ख्वांदा मीर हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। भीमसेन ताजुल मासे। उपयुक्त प्रश्न में केवल विकल्प क्या है? सी वाला सही है। ये मोहम्मद काजिम और मोहम्मद काजिम को आलमगीर नामा के नाम से जाना जाता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य देखते हैं यहाँ पे 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था किसने? मराठा ने लिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में इसको करिएगा क्या हो जाएगा? ये तृतीय युद्ध था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध में भाग लिया था किसने? मराठा ने। पेशवाओं के शासन काल का सही काल क्रमानुसार देखिएगा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। माधवराव प्रथम 1761 से 1772। नारायण राव 1772 से 1773। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाजीराव प्रथम इनके बारे में बताया जाता है। इतिहास में लिखा कि इन्होंने अपने जीवन काल में 40 युद्ध लड़े और 40 युद्ध इन्होंने क्या किया था? विजय किए थे, यानी जीते थे 40 के 40 एको युद्ध। ये हारे नहीं थे। ये सबसे सफल पेशवा जो है बाजीराव प्रथम माने जाते हैं। इसीलिए इन पर एक मूवी भी बनी थी, बॉलीवुड वालों ने बनाई है, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी उन्होंने एक मूवी भी बनी है इन्हीं के एक चित्रकार पे। उसमें बाकी इंटरेस्टिंग के लेकर कुछ में अन्य पार्ट जोड़ दिए गए हैं, लेकिन जो युद्धों को जो दिखाएगा वो पूरी तरह से सही है। 40 युद्ध इन्होंने लड़े थे और सारे के सारे युद्ध जीते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे मराठा। छत्रपति शिवाजी संबंधित घटनाओं का कालक्रम है क्या है? चाकन के किले पर विजय पहला। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ। अफजल खां का प्रकरण। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी रुपया। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था कौन थी? ताराबाई थी। ये भी मराठा जो थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि थी वो था ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? बालाजी बाजीराव के समय में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सैन्योबद्ध का पद संबंध था सैन्य प्रशासन के। व्यक्तित्व है उनका कालक्रम पद्मिनी 1303, दुर्गावती 1524 से 1564, ताराबाई 1675 से 1761, अहिल्याबाई 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। मुगल काल विविध देखते हैं इसमें। मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव से। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है किसमें? सैनियन। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था बर्नियर था। बादशाह उनके दीवान
अकबर का दीवान मुजफ्फर का, जहांगीर का बयान गियास बेग एतमादुद्दौला, शाहजहां का शादुल्ला खान, औरंगजेब का अरशद खान। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था कौन सा? मुगल साम्राज्य। सूची 2। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का सही क्रम राल्फ फिच 1583 में आया, विलियम हॉकिंस 1608 में आया, निकोलस डाउंटन 1613, सर थॉमस रो 1614 में आया था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी थी। रुहैला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गाजिउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुल प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक थी। सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है कहाँ? लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है कौन सा? हेलविड है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था कहां से? पारसियों से। जवाबित थे, राज्य कानून थे। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौल्यम था, क्या था? एक जहाज था। मुगल काल में मौल्यम क्या था? एक प्रकार का जहाज था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिन किलिश खां। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था उसका नाम था कोचीन। खिदमती है, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे क्या? चगताई तुर्क थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जो है वहां पर समाधि है नंदेड़ गुरुद्वारा में। मुगल काल में करोड़ी थे, क्या थे? भू राजस्व अधिकारी थे। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। यहाँ पे युद्ध देखते हैं फिर से और उनका वश। बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539, सरनाल का युद्ध 1572, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658, जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 में हुआ था। सूची 1 और सूची उनका वर्ष है। अटाला मस्जिद जौनपुर में जो 1408 में बनी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545, हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570, रबिया-उद-दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 में बना था। सूची 1 सूची 2। दाम यानी ताम्र की मुद्रा होती थी। देसाई जो है राजस्व अधिकारी को कहते थे। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था। जरीब जो है भूमि की लंबाई नापने की इकाई होती थी। फिर से युद्ध देखते हैं। चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का 1565, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। 1556 में 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। अब 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। 1817 से 19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये था जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।